हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो CDP की सीरीज चल रही है। इसमें हमारे 20 क्वेश्चन रहते हैं जो कि हम डेली डिस्कस करते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो 22 आज क्लास है 22वीं, और आपने 21 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ एक एक करके आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आप उनको किस तरह से डील करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो क्लास होती है वो सीटेट और अदर स्टेट के जो भी टेट एग्जाम्स हों उनको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली क्लास है। तो लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन देखिए कि किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में अध्यापिका सुनिश्चित करेगी। तो क्या सुनिश्चित करेगी एक अध्यापिका अगर बहुसांस्कृतिक कक्ष है? तो ऑप्शन ए है अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता करेगी सुनिश्चित। ऑप्शन बी है अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सुनिश्चित करेगी। और ऑप्शन सी है अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। ऑप्शन डी है आकलन उपकरण के मानकीकरण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को पहले वह सुनिश्चित करेगी। यानी कि बालक किस सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया है यह पहले सुनिश्चित करेगी एक अध्यापिका। ठीक है, तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? ऑप्शन ए है कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑप्शन बी है कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। ऑप्शन सी है कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। और ऑप्शन डी है कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। तो क्या हो सकता है वह? ऑप्शन ए है संगीतमय, ऑप्शन बी है अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक और ऑप्शन डी है भाषा विषयक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो हमें ये बताना है कि कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। ऑप्शन ए है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ऑप्शन बी है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। ऑप्शन सी है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। और ऑप्शन डी है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, विकास परिपक्वन और अनुभव के बीच की जो क्या है अन्योन्य क्रिया है, ठीक है, उससे ये घटित होता है विकास। तो बाल विकास का एक सिद्धांत है ये, ऑप्शन ए। तो ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बायोगास्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। ऑप्शन ए है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। ऑप्शन बी है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। ऑप्शन सी है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। और ऑप्शन डी है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण इन दोनों के अलग अलग हैं। ठीक है, बायोगास्की के और प्याजे के। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में रिक्त स्थान होते हैं। तो कौन से होते हैं गुणसूत्र? यानी कि ऑप्शन ए है XX गुणसूत्र, ऑप्शन बी है XYY गुणसूत्र, ऑप्शन सी है XX गुणसूत्र, ऑप्शन डी है X गुणसूत्र। तो
इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा XX, ठीक है। XX यानी कि ए इसका प्रश्न जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं और सामान्य महिला में XX, ठीक है। तो इस प्रश्न का ए राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे, आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन ए है जन्म से 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन सी है जन्म से 3 वर्ष तक और ऑप्शन डी है 2 से 3 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक क्या है, शैशव काल की अवधि होती है। तो 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विकास रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर बढ़ता है, यानी कि किस की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी है जटिल से कठिन की ओर, ऑप्शन सी है विशिष्ट से सामान्य की ओर और ऑप्शन डी है साधारण से आसान की ओर विकास बढ़ता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विकास पहले सामान्य फिर विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है समीपस्थ विकास, ऑप्शन बी है सहयोग देना, ऑप्शन सी है सहभागी अधिगम और ऑप्शन डी है सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है। काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें काफ़ी बार गलत हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सहयोग देना, ठीक। कभी कभी इसका आंसर जो है क्वेश्चन बदल देते हैं, भाषा बदल देते हैं और इसका आंसर जो समीपस्थ विकास हो जाता है, इसीलिए ये कन्फ्यूज़ कर देता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सहयोग देना हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया था तो वो भी आप कमेंट में बता देंगे, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है अनुकूलन कहलाती है, ऑप्शन बी है आत्मसातकरण, ऑप्शन सी है समायोजन और ऑप्शन डी है अहम केंद्रता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आत्मसातकरण, यानी कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मध्य बाल्यावस्था में भाषा रिक्त स्थान के बजाय रिक्त स्थान अधिक है। ऑप्शन ए है अहम केंद्रित समाजीकृत, ऑप्शन बी है समाजीकृत अहम केंद्रित, ऑप्शन सी है जीववादी समाजीकृत, ऑप्शन डी है परिपक्व और अपरिपक्व। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा समाजीकृत अहम केंद्रित। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है, ठीक। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो क्या शामिल है बाल केंद्रित शिक्षा में। ऑप्शन ए है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, ऑप्शन बी है बच्चों का एक कोने में बैठना, ऑप्शन सी है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम और ऑप्शन डी है वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो निगेटिव सेंस दे रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया एक मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में रिक्त स्थान बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ऑप्शन ए स्थानिक, ऑप्शन बी है शारीरिक गतिबोधक, ऑप्शन सी है संगीतमय और ऑप्शन डी है भाषाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि संगीतमय बुद्धि जो है उच्च स्तरीय देखी गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे, आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या दर्शाता है। ए नीतिपरक, बी लिंग पक्षपाती,
ऑप्शन सी है शिक्षाप्रद, ऑप्शन डी है सही दृष्टिकोण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लिंग पक्षपाती। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थियों यानी कि अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ऑप्शन ए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन सी है कलन विधि यानी कि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, और ऑप्शन डी है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। नहीं पूछा गया है, बाल विकास का कौन सा इनमें से सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ऑप्शन बी है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ऑप्शन सी है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतक्रिया का परिणाम है, ये बात भी सही है, और ऑप्शन डी है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर जो नहीं वाले होते हैं अक्सर गलत हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी जो है विकास अधिगम एक समान गति से नहीं होते हैं सभी के। ठीक है, तो ये इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन ए है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, ऑप्शन डी है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ठीक है, तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से बायोगास्की सहमत होते हैं। ऑप्शन ए है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, ऑप्शन बी है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए, ऑप्शन सी है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, और ऑप्शन डी है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित करना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो बायोगास्की को जो मेन इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो सामाजिक अंतःक्रिया ही है। तो ये देख के भी हम आंसर डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, ऑप्शन ए है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी है चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, ऑप्शन सी है खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, ऑप्शन डी है निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों के त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चे क्या होते हैं जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सत्य बताना है कौन सा कथन सत्य है बच्चों की त्रुटियों के बारे में। ऑप्शन ए असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, ऑप्शन बी है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं, ऑप्शन सी है बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो,
और ऑप्शन डी है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बच्चों की जो त्रुटियां हैं उनके सीखने का एक अंग है। ठीक है, यानी कि बच्चा अगर त्रुटि नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे और आपने इन 20 क्वेश्चनों को एज अ मॉक टेस्ट डील किया होगा। और आपने पहले क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो आपने एज अ प्रैक्टिस अपनी कर ली होगी। अगर आपने पहली बार देखे होंगे क्वेश्चन तो आपने आज सीखा होगा। ठीक है, तो आप एक बार ये ज़रूर बताएंगे कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया। ठीक है, अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन सभी दोस्तों को जो कि आपका टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट और अदर स्टेट के जो भी टेट एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको लेके 20 क्वेश्चन की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।